बच्चों, इन्वेंट्री कल के लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था और 1.5 डे हमने इसको ग्रांट किया हुआ है। कल के लेक्चर में मैंने इन्वेंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों को बताया था और वो कंसेप्ट था स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि बैलेंस शीट स्टॉक निकालना तो कैसे वर्किंग करेंगे, इसी तरह से फिजिकल स्टॉक निकालना तो हम कैसे वर्किंग करेंगे। उम्मीद है सभी बच्चों ने करा होगा और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा बेटा कि आप टाइमली इन्वेंट्री को रिवाइज भी करते चले जाए। चलिए, इन्वेंट्री का अब में रिमेनिंग जो सेगमेंट था जो कि है कम इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना जरूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इन्वेंट्री चैप्टर के अंदर ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब देखिए बेटा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो ऐसे केस में पुराने समय में हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम। जैसे मान लीजिए पेन हम खरीदने बेचने का काम करें, अभी पेन हम लोगों ने खरीदा 2 लाख रुपए में, मार्केट वैल्यू इसकी 3 लाख रुपए है। तो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते थे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम। तो 2 लाख और 3 लाख दोनों में से कम अगर बात करें तो 2 लाख रुपए। लेकिन अब चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो चुका है और इस पर रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन और ज्यादा कंजर्वेटिव हो चुका है। कैसे? कॉस्ट तो हम कंपेयर करते ही हैं, जैसे मार्कर खरीदने बेचने का काम हम करें, 2 लाख रुपए में हमने खरीदा, पहले हम कंपेरिजन करते थे बेटा मार्केट वैल्यू से। अब रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, बल्कि किससे कंपेयर करना है? एनआरवी। एनआरवी मतलब होता है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी शुद्ध वसूल योग्य मूल्य। अब एनआरवी कैसे निकलता बच्चों? मार्केट वैल्यू हम लेके चलेंगे। अब मार्केट वैल्यू मतलब 3 लाख में मान लीजिए हम इसको बेचते हैं, तो 3 लाख रुपए तो हमारे पॉकेट में नहीं आने ना भाई, हम लोगों को इसमें से माइनस करना चाहिए एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। यानी प्रोडक्ट को बेचने के पहले हमें कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ सकते हैं, किसी को कमीशन देना पड़ सकता है, किसी को ब्रोकरेज देना पड़ सकता है, या प्रोडक्ट का पॉलिशिंग या होम डिलीवरी, इस तरह के कुछ एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे करने पड़ सकते हैं, तो ये हम माइनस करेंगे। देन एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड बिफोर सेल। मान लो प्रोडक्ट को बेचने के पहले कुछ और खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके रखा है, लेकिन सेल करने के पहले हम इसका पॉलिशिंग, फिनिशिंग, टचिंग, पैकेजिंग, होम डिलीवरी, कस्टमर के यहाँ इंस्टॉलेशन, कस्टमर के यहाँ ट्रायल रन, ये सब चीजें करेंगे और इस पर मान लीजिए 20,000 का खर्चा होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि प्रोडक्ट 3 लाख रुपए में बिकेगा जरूर, लेकिन 3 लाख में बेचने के पहले 30,000 के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और 20,000 रुपए के और फर्दर एक्सपेंसेस हैं जो उसको बेचने के पहले हमें करने पड़ेंगे। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट का नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेचने जाऊंगा तो मेरे हाथ में नेट कितना आएगा? 2.5 लाख। तो इस केस में मैं इसको एनआरवी से कंपेयर करता हूं। पुराने समय में हम क्या काम करते थे, इसको कंपेयर किससे करते थे? मार्केट वैल्यू से। आज हम कंपेयर किससे करेंगे? एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पर पीछे वाला फैन चालू कर लीजिए, पीछे वाला फैन भी क्लोज है। हाँ जी बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेते हम कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो कम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये बताओ जी, ये कंसेप्ट, ये जो बना है फॉर्मूला, ये कौन से कंसेप्ट पे बना है? ये बना है बेटा कंजर्वेटिज्म पे, जहां पर कि प्रूडेंस पे, जहां पर कि हम प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो जी आपने ये गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए में, अब इसकी एनआरवी बढ़ के हो जाती है 2.5 लाख रुपए। अब आपके मन में क्या बात है, ये बताए बिजनेसमैन बोलेगा सब 2 लाख का था, 2.5 लाख रुपए एनआरवी हो गई, हम इसको 2.5 लाख पे रिकॉर्ड कर लें। हम उसको बोलेंगे नहीं भाई, आपको इसको रिकॉर्ड कितने पे करना है? 2 पे ही। कई बार बिजनेसमैन का कहना बनेगा कि साहब हमने 50,000 का प्रॉफिट तो कमा लिया, अब भले ही प्रोडक्ट नहीं बिका लेकिन मार्केट बढ़ गया, बट उससे हमें मतलब नहीं, हम प्रॉफिट तब रिकॉर्ड करेंगे जब ये प्रोडक्ट अल्टीमेटली हायर वैल्यू पर बिक जाए। सिमिलरली अगर मान लो इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए और उसका एनआरवी गिर के हो जाता है 1.8 लाख रुपए, अब आपके मन में बात है ये एनआरवी रिड्यूस हो सकता है क्या? हो सकता है ना भाई, हो सकता है प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया, डैमेज हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, एब्सोल्यूटेड हो गया, आउट ऑफ डेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। तो ऐसे केस में 2 लाख रुपए उसकी कॉस्टिंग थी लेकिन एनआरवी रिड्यूस हो गया 1.8 हो गई, यानी बेचने जाएंगे तो 1.8 में ही बिकेगा। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से जो कम वैल्यू है हम उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसा करने से आपका लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि आपने परचेज को रिकॉर्ड किया हुआ 2 लाख में,
ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाओगे तो ट्रेडिंग के डेबिट में 2 लाख रुपए में, लेकिन इसका क्लोजिंग स्टॉक कितने पे है 1.8, तो 20,000 रुपए का लॉस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हुआ। तो बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर मैं रिकॉल कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस पे कर रहे हैं, कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अब ये जो फॉर्मूला बना है किस अप्रोच पे बना है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट पे बना है, ये कंजर्वेटिज्म पे बना है, जहां पर कि एनआरवी अगर बढ़ जाता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि कॉस्ट कम है, और अगर मान लीजिए एनआरवी रिड्यूस हो जाता है तो हम उस रिड्यूस वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसको बेचने पे हमें लॉस होने वाला है। अब यही एक पॉइंट मैं आप लोगों से अच्छा पूछना चाहूंगा, आप मेरे को उसका रिप्लाई जरूर दीजिए। चलिए बेटा, ये आपके सामने एक सिचुएशन मैंने रख दी, अलग अलग फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स ए बी सी डी ई, ये आपके सामने फिनिश गुड्स है, और 5 हम फिनिश गुड्स में डीलिंग करते हैं, 5 की कॉस्ट है, एनआरवी है, और अब आपसे कहा गया बैलेंस शीट में हम स्टॉक कितना दिखाएंगे ये बताएं। कृष्णा, हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, चलिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बताना बेटा आपको। क्या हम एक काम करें, 12,10,000 रुपए को ले लें, या हम एक काम करें 12,70,000 को ले लें? नहीं बेटा, गलत। मेरे को पता था कि पीपी नाम के प्राणी आएंगे और गलत जवाब देंगे। देखो, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला लगाना आपको आइटम बाय आइटम, मतलब इंडिविजुअली, यानी बच्चों एक एक आइटम का कंपैरिजन करना है। कैसे? प्रोडक्ट ए, इसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए, एनआरवी होगी 2 लाख रुपए, मतलब इसकी एनआरवी रिड्यूस हो चुकी है तो इसको 2 लाख पे लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट बी, कॉस्ट है 2.5, एनआरवी रिड्यूस हुआ, अगेन इसको 2 लाख रुपए पे लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट सी, कॉस्ट है 4 लाख रुपए, एनआरवी इंक्रीज हो गई, बट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोअर वैल्यू पे लेंगे, इसका मतलब हम इसको 4 लाख रुपए पे लेंगे। प्रोडक्ट डी 1,80,000 का है, एनआरवी इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे कॉस्ट पे। प्रोडक्ट ई, अभी की कॉस्ट है 80,000, एनआरवी 1 लाख रुपए, एनआरवी इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको कितने पे लेंगे 80,000, 10,60,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम करेंगे कॉस्ट या एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, और ये कंपैरिजन कैसा करना है, आइटम बाय आइटम, मतलब इंडिविजुअली आपको कंपैरिजन करना है। बोल बड़े, यहां तक क्लियर? जो बच्चे लेट कनेक्ट हुए उन बच्चों को मैं रिकॉल करा दूं बेटा, हम लोगों ने इन्वेंट्री के लिए 1.5 डे का डे असाइन किया था। कल मैंने आपको पूरे 30 दिन का स्लॉट आपको भेजा है शेड्यूल, ताकि हम उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवाइज करें। 1.5 डे हमने इन्वेंट्री के लिए असाइन किया था। कल का पूरा एक दिन मैंने इन्वेंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसको कि मैंने स्टॉक टेकिंग बोलते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड करा। नाउ आज हाफ डे फॉर इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है उन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। हालांकि वहां से कंसेप्ट कम बनता है, क्वेश्चन कम बनता है, फिर भी आपको देखना जरूरी। देन रिमेनिंग 1.5 डे हम असाइन करेंगे सिंगल एंट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर। चलिए आगे बढ़िए। अब बच्चों यहां तक इन्वेंट्री हमने समझा। अब मुद्दा उठता है कि सब इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने की कौन कौन सी मेथड है। जैसे आप देखते हैं बड़ी कंपनी के अंदर एक स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर माल को परचेस करता है, गोडाउन के अंदर रखता है, समय समय पर फैक्ट्री को माल इश्यू करता चला जाता है। माल के हर परचेस, हर इश्यू, ये जो माल का मूवमेंट हुआ उसको अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम 2 मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहली मेथड आती है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, दूसरी मेथड आती है बच्चों हमारे सामने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अब बेटा मैं पहले पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात करने जा रहा हूं। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर कि स्टोर कीपर अपने पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, नो रिकॉर्ड। माल परचेस करा, गिन के रख लिया, समय समय पर फैक्ट्री को इश्यू कर दिया। परचेस इश्यू का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेथड का नाम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। ये बंदा तो सिर्फ क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इन्वेंट्री गिन लेता है,
पर्टिकुलर पीरियड क्या हो सकता है, जैसे बहुत ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो 31 मार्च के दिन जाके इन्वेंट्री गिन लिया, और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हाफ ईयरली इन्वेंट्री गिन लिया, स्टॉक जाके गिन लिया, और थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है क्वार्टरली जाके स्टॉक गिन लिया, और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हर महीने की आखिरी तारीख पे जाके स्टॉक गिन लिया। अब ऐसे स्टोर कीपर से अगर हम बात करेंगे ना, तो वो बंदा हमें रिप्लाई देगा कि भाई स्टॉक आप मेरे से बीच में नहीं पूछ सकते, हर महीने की आखिरी तारीख को पूछो। जनवरी में हम इनसे स्टॉक पूछेंगे, 31 जनवरी को बताएगा बंदा। फेब में पूछेंगे 28-29 फरवरी को बताएगा। मार्च की बात करेंगे तो 31 मार्च को बताएगा, बीच में इन्वेंट्री नहीं बता पाएगा। इस सिस्टम को नाम देते पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जमाने भर के फ्रॉड होने की संभावना है, क्योंकि यहां स्टोर कीपर अपने पास किसी प्रकार का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता। अब पहले बेटा मैं आपको पीरियोडिक में कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, जिससे कि आपको पीरियोडिक का कंसेप्ट क्लियर हो। ये हमने उठाया मेथड नंबर 1, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यहां स्टोर कीपर के तौर पे मैंने मजाक के तौर पे लालू जी का एग्जांपल ले लिया। लालू जी ऐसे व्यक्ति जिनको आपने स्टोर कीपर बनाया, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने से किसी प्रकार का दूर दूर तक देयर इज नो एनी नाता। आपको समझ में आता? हाँ, गुड, बिल्कुल। अब आप बताओ, ये बंदा स्टोर का अपने पास किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है, परचेस इशू की कोई डिटेल नहीं है। अब ऐसे केस में आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो कैसे, आपके पास ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, परचेजेस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अकाउंट डिपार्टमेंट से। स्टोर कीपर बस आपको इंफॉर्मेशन देगा क्लोजिंग स्टॉक की। तो इस महीने से देखें तो भाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक में 300 यूनिट थे, आपने इतने इतने परचेस किए, टोटल आपके पास होना चाहिए 1150 यूनिट। लेकिन स्टोर कीपर हर महीने की आखिरी तारीख को स्टॉक गिनता है, उसने स्टॉक गिना तो 350 यूनिट आपके पास बचे। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी बचे भी यूनिट फैक्ट्री में यूज हो गए होंगे, कंज्यूम हो गए होंगे, यूटिलाइज हो गए होंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं मटेरियल यूज्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इस मेथड में फ्रॉड होने की संभावना बहुत सारी है, क्योंकि आपने बैलेंसिंग फिगर को मान लिया मटेरियल यूज, जर्नी की पूरा पूरा मटेरियल यूज हो गया हो सकता है इसमें से कुछ मटेरियल स्टोर कीपर घर ले गया तो उसका पता लगाना असंभव। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो देखो जी। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं फीफो अजम्पशन, कौन से अजम्पशन की बात करें बेटा? फीफो। सॉरी, अगर हम इस क्वेश्चन को करते फीफो, मतलब हम ये मान के चलेंगे पहला पहला वाला माल हमने पहले पहले इश्यू कर दिया, तो आपके पास जो स्टॉक बचेगा वो कौन सा बचेगा? लास्ट वाला। जैसे एग्जांपल देखें, हमने मान लो 800 यूनिट इश्यू किए। अगर हमने 800 यूनिट इश्यू किए ना, सिस्टम लेके चल रहे फीफो, तो 800 कैसे इश्यू होंगे वो देखिए। पहले वाले लॉट में से हमने 300 उठाए होंगे, दूसरे वाले लॉट में से हमने 400 उठाए, 700 हो गए, 100 यूनिट हमने तीसरे वाले लॉट में से उठाए। अब इस नजरिए से आप देखेंगे तो 1200, 2000, 600, टोटल मिला के हमारे पास 3800 रुपए का माल यूज हुआ। अब चूंकि फीफो में आपने माना ऊपर ऊपर का माल निकल गया, तो स्टॉक किसमें से बचेगा? लास्ट में से। अब लास्ट में से तो आप देखो जी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 350 यूनिट, ये किसमें से बचा होगा? लास्ट वाले लॉट में से। तो आप देखिए 200 यूनिट का ये लॉट बचा, और ऊपर वाला जो लॉट था उसमें से 150 यूनिट और बचे। इस तरह से अगर हम देखें सॉरी, इस तरह से अगर हम देखें तो 350 यूनिट इश्यू हुए। ये क्वेश्चन हमने कौन से मेथड से किया बेटा? फीफो। फीफो दैट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम क्या मान के चलते हैं, जो माल पहले आया वो हमने पहले इश्यू कर दिया। चलो बेटा, अब यही क्वेश्चन अगर लीफो से करना होगा तो कर सकते हैं क्या बच्चों? लीफो, बोलो जी, लीफो क्या अजम्पशन है बच्चों? हम मान के चलते लास्ट वाले माल को हमने पहले इश्यू कर दिया, तो गुड्स हम इश्यू करेंगे लास्ट वाले लॉट में से। चलो इसी क्वेश्चन को देखो मैं लीफो से कराने जा रहा हूं।
चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन में दिया है मटेरियल यूज या इशू है 800 यूनिट। लिफो में मान के चलेंगे हम लास्ट वाला माल हमने पहले इशू करा। अब बताओ बेटा इसमें से लास्ट वाला लॉट कौन सा है? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम भी रिप्लाई देती जाए बेटा। सबसे पहले 200 यूनिट निकाले हमने, चलो 200 के बाद इसमें से कितने निकाले हमने? 250। कितने हो गए भाई? 450। अब इसमें से बचे हुए 350 यूनिट हम निकालेंगे। हम ये मान के चल रहे कि हमने लास्ट वाले लॉट को निकाला। यहां आप देखेंगे तो आपके पास मटेरियल इशूड आएगा 4650। चलो क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हैं कितना बचा होगा? 350। अभी कौन से वाले लॉट में से बचा होगा वो समझो। आपने लास्ट वाले लॉट को निकाल दिया तो स्टॉक किसमें से बचा होगा? ऊपर वाले लॉट में से। तो ऊपर वाले में से 350 यूनिट निकाल लो। अब बताओ ऊपर का लॉट कौन सा था? 300 यूनिट का। बोलो बड़ा 300 यूनिट का ये लॉट बचा हुआ आपके पास। अच्छा 50 यूनिट किसमें से बचे होंगे? 400 वाले लॉट में से। बराबर बेटा। चलो कंपैरिजन कर ले हम। आप मेरे को फीफो लिफो में कंपैरिजन बता सकते हैं क्या बच्चों? सबसे बड़ी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फीफो को एक्सेप्ट करता है, लिफो को नहीं। बराबर बेटा। देन इसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल यूज, अगर हम इन्फ्लेशन की एज में जी रहे हैं, इन्फ्लेशन की एज में मतलब जहां पर की रेट ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं। अब बताओ जी रेट अगर ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं, हम इन्फ्लेशनरी एज में जी रहे हैं, तो कहां पर मटेरियल यूज ज्यादा आएगा? इन्फ्लेशनरी एज में जी रहे बेटा, इसका मतलब रेट ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। अब बताओ फीफो में देखो रेट कैसे बढ़ रहे हैं? पहले माल था 1 रुपए के रेट का, उसके बाद 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए। चलो फीफो सिस्टम में बात करेंगे तो ऊपर का माल निकाल लेंगे जो कि कम रेट का होगा। कम रेट का होगा तो मटेरियल यूज यहां कम दिखेगा। लीफो में हम लास्ट के माल को निकालेंगे जो कि ज्यादा रेट का होगा, तो यहां मटेरियल यूज ज्यादा दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक बताओ बेटा। फीफो में अगर मैं फीफो में बात करूं, हम क्या मानते हैं? ऊपर का माल निकाल लिया तो स्टॉक किसमें से बचा? अगर आपने ऊपर से लॉट निकाल दिया तो स्टॉक किसमें से बचा बेटा? लास्ट वाले में से। और लास्ट वाले का रेट ज्यादा होगा, मतलब यहां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी। पक्का बच्चों? चलो अब लीफो में सोचो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। लीफो में अपन क्या मानते हैं? लास्ट का माल निकाल दिया, स्टॉक किसमें से बचा? ऊपर वाले में, और ऊपर वाले रेट कम होंगे, यहां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम है। पक्का? ये हमने कौन सी एज में बात की बच्चों? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। चलो इसका जीपी पर इफेक्ट भी बता सकते हैं क्या? कहां जीपी ज्यादा होगा और कहां जीपी कम होगा? देखो फीफो में जीपी हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि मटेरियल यूज आप कम का दिखा रहे हो। मटेरियल यूज खर्चा है बेटा। याद करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आता मटेरियल यूज, और जितना मटेरियल यूज कम का आएगा उतना हमारा जीपी बढ़ेगा। यहां देखो मटेरियल यूज ज्यादा तो जीपी कम। पक्का बेटा? बोलिए कौन सी एज में बात की बच्चों मैंने? इन्फ्लेशन। हमने कौन कौन से सिस्टम की बात की? फीफो एंड लीफो। अब यही बच्चों मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं सिंपल एवरेज।
बेटा सिंपल एवरेज मेथड वैसे तो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी सिंपल एवरेज से एक क्वेश्चन आप जरूर करके रखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सिंपल एवरेज में डिफरेंस आ जाता है। देखिए कैसे सिंपल एवरेज कैसे दिया जाएगा आपको। सपोज करें आपके पास से 300 यूनिट 10 रुपए के रेट पे, फिर आपने परचेस किए 200 यूनिट, 400 यूनिट, 250 यूनिट। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, उसके बाद अलग अलग डेट का परचेस है। क्लोजिंग स्टॉक अपने पास बचा मान लीजिए 350 यूनिट, तो 800 यूनिट ये हमारे पास है मटेरियल यूज। अब अगर इस क्वेश्चन को सिंपल एवरेज से करने जाओगे तो कैसे, तो सुनना बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम सिंपल एवरेज रेट। और सिंपल एवरेज रेट कैसे निकालोगे बच्चों, जितने भी अलग अलग रेट के लॉट हैं, जैसे आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपए का, फिर 12 रुपए का परचेस, फिर 13 का परचेस, फिर 15 का परचेस। आपके गोडाउन में जितने भी अलग 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 रेट के लॉट रहे हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक का भी रेट अलग हो सकता है, उसके बाद परचेस के रेट अलग 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 हो सकते हैं। तो अलग अलग रेट का सिंपल एवरेज, मान लो आपके यहां 4 अलग अलग रेट थे, डिवाइडेड बाय 4 करके सिंपल एवरेज निकाला मैंने 12.5। अगर 5 डिफरेंट रेट होते, डिवाइडेड बाय 5 कर देता मैं। अभी मैंने सिर्फ रेट का एवरेज निकाला। अब इस मेथड में प्रिकॉशन क्या रखोगे बच्चों, को सुनो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पहले कर लो। किसका वैल्यूएशन बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि हम मेथड कौन सी कर रहे हैं, पीरियोडिक, और पीरियोडिक के अंदर बेटा आपको क्लोजिंग स्टॉक पता होता है। तो आप देखो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 350 यूनिट 12.5 के रेट पे। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह आती है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप निकालोगे सिंपल एवरेज रेट से। मटेरियल यूज हुआ बेटा 800 यूनिट। अब यहां सुनना टीपी कृष्णा सुनो, देखो आपने क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल दिया 12.5 के रेट पे, और जो मटेरियल यूज है ना, वो भी अगर आप 12.5 के रेट पे, जो कि सिंपल एवरेज रेट आया, उस पे निकालोगे तो आपकी बुक्स अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा बेटा। याद करो रेगुलर लेक्चर के दरमियान मैंने पूरा वर्किंग करके बताया था कि सिंपल एवरेज मेथड का एक बड़ा ड्रॉबैक है, और ऑटोमेटिकली डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस कभी रिजॉल्व नहीं होगा, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप करके देखना। अब अगर सिंपल एवरेज से आ जाए तो फिर उसको कैसे करोगे, तो उसकी टेक्निक ये बनती है कि भाई आपके पास टोटल गुड्स था 14,350 का, 14,350 कैसे आया बेटा, देखो 300 यूनिट 10 रुपए के रेट पे, 200 यूनिट 12 रुपए के रेट पे, 400 यूनिट 13 रुपए के रेट पे, 250 यूनिट 15 रुपए के रेट पे, टोटल मिला के 14,350 का गुड्स था। अब इसमें से बच्चों ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो बट नेचुरली बचा हुआ फिगर मेरे को क्या मानना पड़ेगा, मटेरियल यूज। पता है मैंने क्या टेक्निक अपनी, मैंने टोटल मटेरियल की वैल्यू निकाली और उसमें से क्या माइनस कर दिया बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। तो बचा हुआ क्या है बेटा, अच्छा अगर आप ऐसा करोगे ना कि मटेरियल यूज है 800 यूनिट और उसको 12.5 के सिंपल एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। और ये डिफरेंस आपकी गलती नहीं है, ये सिंपल एवरेज मेथड का ड्रॉबैक है। अब चूंकि आप लोग सीए हो तो ऐसे केस में अपने को कोई ना कोई रास्ता, तो अगर मान लो कोई बंदा सिंपल एवरेज मेथड लगाता ही है तो उसको फिर इस तरह से रिजॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ क्या ऑनलाइन वाले बच्चों, चाहत, सूरज, हर्षित, अभी आगे बढ़े बेटा हम लोग, चलो बेटा। अब बच्चों सिंपल एवरेज मेथड के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नई मेथड हमारे सामने आती है, उस नई मेथड को बेटा हम नाम देते हैं वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज मेथड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है। देखिए कैसे, ये देखिए आपके पास 200 यूनिट थे 2 रुपए के रेट के, यानी 400 रुपए का गुड्स था, 300 यूनिट थे 3 रुपए के रेट के,
ये 900 रुपए का गुड्स था, 400 यूनिट थे 4 रुपए के रेट के। ये 1600 का गुड्स था, 500 यूनिट थे 500 रुपए के रेट के। मतलब टोटल आपके पास 1400 यूनिट थे 5400 रुपए के। अब हम यहां वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते बच्चों। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मतलब पूरा जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है उसमें मेरे पास जो टोटल गुड्स था वो 5400 का था, और जो क्वांटिटी थी 1400 यूनिट थी। मतलब टोटल 1400 यूनिट थी, उसकी कीमत 5400 थी। इसे डिवाइड करके जो रेट निकालूंगा ये निकल के आएगा बेटा वेटेड एवरेज रेट। ये आप मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल देखोगे तो उसमें भी साबित होता है। कैसे साबित होता है? ये देखो जी, मेरे पास एक्स सीरीज है, ये क्वांटिटी यानी वेट है, ये मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आया। फॉर्मूला देखोगे तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ वेट। अब मैं आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले पे नहीं ले जाना चाहता हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अगर हम बोले तो हम क्या लेके चलते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। मेरे पास साल भर में 1400 यूनिट थे, उनकी कीमत थी 5400, डिवाइड करके एक सिंपल एवरेज रेट निकाल लिया। अब इस मेथड की स्पेशलिटी देखो, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखो जी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 300 यूनिट थे, इस वेटेड एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक, और 1100 यूनिट आपके यूज हुए, वेटेड एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आखिरी में जाके आपका हिसाब किताब पूरा टैली होगा। चलो अब मेरे को बताओ बेटा वापस से, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बेटा चलो वापस से बताओ। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम कितनी मेथड यूज करते हैं? दो। पहली मेथड कौन सी? पीरियोडिक। दूसरी मेथड, अभी तक बेटा मैं पीरियोडिक में बात कर रहा था, अब बच्चों में बात कर रहा हूं परपेचुअल। देखो पीरियोडिक मेथड के अंदर कई सारे ड्रॉबैक है, क्योंकि यहां पर आपने परचेस और इश्यू का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा। अब इन तमाम ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नई मेथड सामने आती है जिसको बोलते हैं बेटा अपन परपेचुअल। और परपेचुअल मेथड के अंदर हम क्या काम करेंगे? एक ऐसे स्टोर कीपर को अपॉइंट करेंगे जो कंटिन्यूअसली हर एक परचेस और इश्यू को रिकॉर्ड रखे और कंटिन्यूअसली स्टॉक अपडेट करके हम लोगों को बता सके। मतलब जब चाहे तब हम स्टोर कीपर को फोन लगाएं, वो हमें लाइव अपडेट करे कि सब गोडाउन में इतना स्टॉक है। जैसे आप बताओ, बैंक के अंदर आप अकाउंट खोलते हो, आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, बैंक हाथों हाथ बैलेंस भी बताता चलता है। वैसे ही यहाँ पर परपेचुअल सिस्टम निरंतर गणना विधि, यहाँ हम स्टोर कीपर ऐसा व्यक्ति रखेंगे जो परचेस करा हाथों हाथ रजिस्टर में चलाएगा, इश्यू करा हाथों हाथ रजिस्टर में चलाएगा, हाथों हाथ बैलेंस हम लोगों को बताता जाएगा। हम बीच में कभी भी जाके चेक कर सकते हैं कि भैया आज के हिसाब से आपके 5000 किलो माल होना चाहिए, चलो भैया फिजिकली गिना दो उतना है कि नहीं। इस सिस्टम को नाम देंगे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। हालांकि सिस्टम ये बड़ा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आपको हाईली क्वालिफाइड स्टोर कीपर की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रॉपर तरीके से इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सके। या मटेरियल के हर परचेस और इश्यू को बुक में रिकॉर्ड करने के लिए आपको उतना समय भी वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा। अब अगर परपेचुअल सिस्टम में आप काम करने जाओगे तो देखो जी, इस तरह से हम ये फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं। बाकायदा डेट वाइज हम लिखते हैं, पर्टिकुलर के अंदर लिख देते हैं हमने कौन सा ट्रांजेक्शन किया। परचेस के 3 कॉलम बना लिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इश्यू के 3 कॉलम बना लिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस के 3 कॉलम बना लिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट। परचेस किया, देखो जी परचेस किया तो परचेस वाले कॉलम में चला दिया, बैलेंस अपडेट कर दिया, इश्यू किया तो इश्यू वाले कॉलम में चला दिया, बैलेंस अपडेट कर दिया। इस सिस्टम को नाम क्या देंगे बच्चों हम? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। बोलो क्या इस सिस्टम के अंदर आप एंट्री चला पाओगे? ईमानदारी से, ये मोस्ट इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है, करना जरूर है। अब यहीं पर मैं 2 टेक्निकल पॉइंट की बात आपके सामने रखने चाहूंगा, समझना बेटा। जतिन बुट पे ध्यान, कृष्णा सुनना। अब बच्चों सपोज करें ये क्वेश्चन आपके सामने है,
अब अगर बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने, तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये परपेचुअल का क्वेश्चन है, क्योंकि डेट वाइज आपके पास परचेस की इंफॉर्मेशन और डेट वाइज इश्यू की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, यहीं पर मान लो एबनॉर्मल लॉस दिया, तब एबनॉर्मल लॉस पर एग्जामिनर आपसे थ्योरी के अंदर बात कर सकता है। क्या बात कर सकता है, जरा ध्यान से सुनना। एबनॉर्मल लॉसेस नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार होते हैं। लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है। एबनॉर्मल लॉसेस मटेरियल अमाउंट के होंगे। अब तो फैक्ट्री में ताला लगाना भूल गए, पीपी जैसे कोई सज्जन आए, उन्होंने देखा फैक्ट्री के अंदर ताला नहीं लगा है, वो शटर तो लगा है, शटर का सम्मान किया, पीछे के दरवाजे से गए, छत तोड़ी और पैसा माल सारा समेट के ये दूसरी बाई तरफ की दीवार तोड़ के निकल गए। आगे गेट खुला था, बड़ी क्या मेहनत करके कमाना जानते, मेहनत क्यों नहीं, दीवारें तोड़िए, मेहनत की कमी है। अब आप बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या लॉस छोटे अमाउंट का है या बड़ा अमाउंट का होगा? सही बात है, बड़े अमाउंट का होगा, इसको बोलते हैं मटेरियल अमाउंट। अच्छा, यूजुअली इस तरह के लॉसेस के लिए हम इंश्योरेंस करा के चलते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो लॉस बाय फायर है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है, लॉस ड्यू टू लॉकडाउन है। एबनॉर्मल लॉसेस से तो बाकायदा हम उसका वैल्यूएशन कराएंगे। वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम सिंपल उसी तरह से वैल्यूएशन करेंगे जो कि मेथड फॉलो कर रहे हैं। अगर फीफो फॉलो कर रहे हैं तो एबनॉर्मल लॉस हुआ तो फीफो पर ही हम वैल्यूएशन करेंगे। अगर हम लीफो पे काम कर रहे हैं तो लीफो पर ही वैल्यूएशन करेंगे। वेटेड एवरेज अप्लाई कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज पे ही उसका वैल्यूएशन करेंगे। बहुत से जतिन जैसे बच्चे बोलेंगे, बोले सर मान लो हमने गोडाउन में माल रखा था और आग लगी, तो अग्नि देवता को कैसे पता चला? फीफो। जतिन भाई सुनो, आपको इतनी समझदारी नहीं करनी कि आग लगी तो वहां खड़े होकर चिल्लाओ फीफो फीफो फीफो, या माल ये फीफो अग्नि देवता के सामने डालते जाओ। इतनी समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है जतिन। एक्चुअली होता कि जब आग लगती ना तो अग्नि देवता तो अपने हिसाब से सेवाएं दे देते हैं, लेकिन थाने में जाके जब एफआईआर लिखाने जाओगे, पुलिस अधिकारी को बताओगे कि 5,000 किलो माल लॉस हुआ। अब अपने गोडाउन में तो कभी 1 रुपए का भी खरीदा था, कभी 2 का भी खरीदा, कभी 3 का भी, कभी 2.5 का भी, कभी 2.25 का भी खरीदा था। और अपने को थोड़ी पता कौन सा वाला रेट वाला लॉट, क्योंकि सब एक जैसी क्वालिटी का है, बट रेट थोड़े 19-20 हो सकते। तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए हम जो मेथड चला रहे, मान लो फीफो तो फीफो पे वैल्यूएशन करेंगे, लीफो तो लीफो पे वैल्यूएशन करेंगे, और अगर वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज पे वैल्यूएशन करेंगे। और ये देखो, ये एबनॉर्मल लॉस, ये देखिए हमने एबनॉर्मल लॉस लिखा, बाकायदा इश्यू वाले कॉलम में इसकी क्वांटिटी लिखे, रेट लिखा, इसका वैल्यूएशन करा। मतलब थोड़ी देर के लिए तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय एबनॉर्मल लॉस के केस में आप भूल भी जाओ ना, एबनॉर्मल लॉस उसको मटेरियल इश्यू की तरह डील कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन प्राइमा फेसिया कैलकुलेशन सही हो जाएगी। चलो बताओ बेटा, यहां तक क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ बेटा, एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कौन बियर अप करता है? बिजनेस का मालिक। याद करो, अगर मान लो लॉस बाय फायर हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं, जितने का भी लॉस हुआ बीमा कंपनी से क्लेम मिला तो ठीक, नहीं तो बाकी पीएनएल में डालते हैं, और पीएनएल में डालते तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। अच्छा, इसी तरह से आते हैं नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस ऐसे लॉसेस है बेटा जो रेकरिंग नेचर के, जो गुड्स के नेचर के कारण होते हैं। जैसे पेट्रोल के केस में पेट्रोल उड़ जाता है, ऑयल में लीकेजेस हो जाता है, कई फसल जिसके केस में जैसे एग्रीकल्चरल क्रॉप है, फसल है, वेट लॉस हो जाता है, कोल है, कोल खिर जाता है, तो नॉर्मल लॉसेस है। इनका अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब भाई आपने मान लो 1000 लीटर पेट्रोल लिया, अपने यहां तक लाए, रोज स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में पेट्रोल इश्यू करो, आखिर में हिसाब किताब देखोगे तो 1-2 लीटर की शॉर्टेज मिलेगी, वो पेट्रोल उड़ गया सब।
अब वो उसको रोक नहीं सकते, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब ये पीपी जैसे लोग पेट्रोल ना उड़े इसके लिए पेट्रोल टैंक का क्या आगे हवन कर रहे हैं। कितनी समझदार है सोचो आप, समझदारी कूट कूट के भरी। ट्रू। अब बताओ पेट्रोल टैंक के आगे अगर ये हवन करें तो नॉर्मल लॉस होगा या एबनॉर्मल लॉस? बहुत बड़ा एबनॉर्मल लॉस होगा बेटा। तो देखो नॉर्मल लॉसेस आप कंट्रोल नहीं कर सकते, होने हैं, होते रहे हैं, सदियों से होते रहे और शताब्दियों और युगों युगों तक होते रहेंगे। और हमारे यहां ही नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर के यहां भी होते रहे। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का हम वैल्यूएशन नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस के बदले में क्लेम भी नहीं मिलता है। और सॉरी 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 ध्यान से सुनो, नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करते, नॉर्मल लॉस का क्लेम भी नहीं मिलता है। नॉर्मल लॉस का बर्डन हम किस पे शिफ्ट करते? कस्टमर पे। कैसे? रेट बढ़ा देते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने 1000 लीटर पेट्रोल 20 रुपए के रेट में खरीदा। ये जतिन के गांव में पेट्रोल सस्ता मिलता, 20 रुपए के रेट में खरीदा। ओके बच्चों, चैप्टर का टेस्ट के शेड्यूल अभी नहीं आए बेटा? हाँ, तो अपन एक काम करेंगे बेटा, जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाएंगे वैसे वैसे टेस्ट डलवाते जाएंगे बेटा। चैप्टर एंड हुआ टेस्ट, चैप्टर एंड हुआ टेस्ट। आज इवनिंग में टेस्ट डलवा देंगे हम इन्वेंट्री का, ठीक है बच्चों? जो चैप्टर जिस दिन एंड हुआ उस दिन टेस्ट। ये एम्प्लॉयड है, ठीक है? ठीक है, हाँ, ये इट्स एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ और इट इज अप्लाइड। चलो, 1000 लीटर 20 रुपए की रेट पे, बोलो 20,000 रुपए का माल था। सपोज करें 10 लीटर का नॉर्मल लॉस हो गया। बोलो जी नॉर्मल लॉस की वैल्यू कितनी लेके चलते बेटा अपन? 0। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास माल आया 990 लीटर ही, और 990 लीटर की वैल्यू कितनी है? 20,000। तो 20,000 को डिवाइड कितने से करेंगे? 9। तो रेट अपने आप इंक्रीज होके आएगा। पक्का बेटा? तो नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या काम करते हैं? नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन 0 मान के चलते हैं और नॉर्मल लॉस से बचे हुए माल का रेट बढ़ा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में भी कैसे करेंगे? नॉर्मल लॉस को मैंने क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखा, रेट और वैल्यूज का 0 लिया बेटा, और बाकी बचे हुए माल का रेट हमने बढ़ा दिया। चलिए बच्चों, अब मेरे को बताओ यहां तक के कंसेप्ट सभी बच्चों को क्लियर? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब बेटा इन्वेंट्री के अंदर एक अंतिम कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और वो अंतिम कंसेप्ट अंतिम मेथड पर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान से सुनना। आप लिखिए बेटा या समझिए, एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड। ध्यान देना बेटा, कौन सी मेथड की बात करें बेटा हम? एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड। अब बच्चों मेथड कहां पर अप्लाई होगी वो सुनिए। जितने भी रिटेल बिजनेसमैन है, जैसे मान लीजिए मिस्टर पीपी, ये 8x8 की एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, खुश ऐसे हो रहे जैसे कि बड़ा भारी शॉपिंग मॉल चलाते हैं। ये इंदौर शहर में एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी के मेन गेट पर अतिक्रमण की जगह पर 8x8 की गुमटी लगा के बैठे किराने की दुकान चला रहे। अब आप बताओ 31 मार्च के दिन इनकी भी इच्छा बोली साहब मैं भी प्रॉफिट निकालूं, तो उसके पहले हमने इनको गुमराह किया भाई क्लोजिंग स्टॉक निकाल के लाओ। अब ये पीपी अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालने जाएंगे, एक 8x8 की छोटी सी भी किराने की दुकान देखोगे आप, तो कम से कम 100-150 अलग अलग प्रकार की किराना आइटम होगी, सब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। 5 किलो कोई दाल दलहन बची हुई है, 2-4-5 किलो, इनका छोटा मोटा धंधा ना, 2-4-5 किलो सब मान लो शक्कर है, चाय है,
ठीक इसी तरह से मान लीजिए कोई भी अलग अलग प्रकार के जो फूड ग्रेन से जो भी किराना आइटम है, जीरा वगैरह, लौंग, इलायची वगैरह सब स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बची। अब एक एक आइटम की कॉस्ट एनआरवी निकालना इनके लिए बहुत टफ है, क्योंकि इन्होंने क्या करा होगा, होलसेल मार्केट से पूरा पूरा मान लीजिए शक्कर का 50 किलो की कट्टी खरीदी होगी। अब 10-20 रुपए की शक्कर की बुढ़िया बांध बांध के लोगों को बेच रहे, क्योंकि इनके आसपास की ग्राहकी जतीन, ध्रुव, कृष्णा जैसे लोगों की है। अब 31 मार्च की मान लो 10 किलो शक्कर बची, अब 10 किलो की कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल, लेकिन 10 किलो का मार्केट रेट तो उनको पता है ना। तो ऐसे छोटे व्यापारी के लिए हमारी इंस्टीट्यूट परमिट करती है आप अपना क्लोजिंग स्टॉक ले लो सेल वैल्यू पर। एक एक आइटम की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन सेल वैल्यू तो निकाल सकते कि भाई 5 किलो शक्कर इस रेट की बची हुई है, ठीक इसी तरह से 10 लीटर सोयाबीन ऑयल इस रेट का बचा है, सोप, जीरा, राइस, ये अलग अलग प्रकार के आइटम इतने इतने रेट की बची, मार्केट रेट इतना है, और पूरा मेरे पास स्टॉक 3 लाख रुपए की सेल वैल्यू का बचा है। इसमें से माइनस कर दो आप एस्टिमेटेड जीपी, और एस्टिमेटेड जीपी माइनस कर दोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एट कॉस्ट। इसलिए इस मेथड को नाम क्या देते बेटा हम, एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड।